मतलब अभी तो मेरे को कई बार खराब लगता है प्रियंका जी के लिए, वो डिजर्व करती थी इस बार लड़ना, रायबरेली से उनको लड़ना चाहिए था। पर जैसे वो मूवी का डायलॉग है ना, राहुल जी ने वही बोल दिया, मम्मी का, बहन का, दामाद का, सबका हिस्सा खा गया रे तेरा राहुल। अरे सबका मौका खा, इनका दौर तो अभी भी चल रहा है। 350 करोड़ मिले, बोरों में भी नहीं भरे गए, ट्रक मंगवाना पड़ा, ट्रक, मानक जी ट्रक मंगवाना पड़ा। अभी ये कांग्रेस को राहुल जी से तुलना नहीं करें। अरे 2 जगह से चुनाव लड़ रहे शहजादे परिवार के, उनसे तुलना नहीं करिए, पर आप करिए उनसे जिनको बेचारे खुद नहीं टिकट मिले। क्योंकि ये सिर्फ सैम पित्रोदा नहीं है, ये अंकल सैम है। चिट्ठी आने के बाद भी प्रवक्ता कॉन्फिडेंस में नहीं आ पा रहा कि अगर अंकल सैम के खिलाफ कुछ बोल दिया तो कहीं ऐसा नहीं है राहुल बाबा नाराज हो जाए, अरे मेरे अंकल के बारे में बोल दिया, अरे अंकल सैम के बारे में। मतलब विदेशी धरती पर बैठ करके पूरी कांग्रेस पार्टी को चलाने वाले इतना कि मेरी पार्टी के अंदर न सिर्फ महिलाओं का सम्मान होता है, तीसरी पीढ़ी की कांग्रेसी हूँ और आने वाली 3 पीढ़ियां भी कांग्रेस में रहेंगी। ऐसी संस्कृति और ऐसा माहौल कांग्रेस के अंदर है। राहुल बाबा, इस सोनिया जी ने, मोदी जी ने तो एक ही बार ट्राई किया और चंद्रयान लॉन्च हो गया। ये राहुल बाबा नाम के यान को सोनिया जी 20 बार लॉन्च कर चुकी है, मगर लॉन्चिंग इनकी सफल नहीं हुई। जय श्री राम दोस्तों, कांग्रेस पार्टी का नियत और चरित्र सब सामने आ चुका है। एक तरफ तो राधिका खेरा का मामला, जिससे यह साफ हो गया कि कांग्रेस में कितना सम्मान है महिलाओं का, और दूसरी तरफ राहुल गांधी के अंकल सैम, जिन्होंने भारत के टुकड़े करने की कांग्रेस की सोच को ही उजागर कर दिया। कांग्रेस के प्रवक्ता का हाल अब ऐसा है कि डिफेंड भी नहीं कर पा रही है कांग्रेस को। आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। जो चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर। एडवोकेट महिमा सिंह, आपको इस बात का भी जवाब देना पड़ेगा, ये आखिर अचानक हम देख रहे हैं मोदी वर्सेस प्रियंका, ये लड़ाई क्यों हो गई है? क्योंकि मोदी तो राहुल गांधी पर अटैक कर रहे हैं, पर जवाब प्रियंका गांधी दे रही हैं। उधर रायबरेली में मोर्चा प्रियंका गांधी ने राहुल की जगह संभाला है। क्या वजह है, क्या रणनीति, स्ट्रेटजी क्या है आपकी? मानक जवाब कांग्रेस दे रही है और कांग्रेस के माध्यम से भारत देश की जनता दे रही है। आप उसे किसी चेहरे का या किसी एक व्यक्ति का नाम देना चाहें तो ये बिल्कुल लोकतंत्र के अंदर हर किसी को अधिकार है, लेकिन ये देश के जनता के बीच और एक तानाशाही वाली ताकत के बीच चुनाव हो रहा है। तो चाहे नाम राहुल हो, प्रियंका हो या फिर कुछ और हो, ये जो मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है ये इस देश की जनता बहुत बढ़िया, के माध्यम से प्रधानमंत्री और भाजपा को। ओके भाई, हमें तो बड़ा मजा आ रहा है, तालियां तो खूब पड़ रही हैं उस पे। देखिए मानक जी, मैं तो पहले तो इसी पर आपसे विनती करूंगा कि ऐसा अन्याय भी मत करिए। आप मोदी जी की और प्रियंका जी की तुलना करेंगे तो देश के साथ अन्याय हो जाएगा। एक वो व्यक्ति हैं जो 22 साल से हेड ऑफ गवर्नमेंट है, जिनके पास गवर्नेंस का ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है, जिन्होंने देश में एक नए टाइप ऑफ पॉलिटिक्स करके दिखाई है, जिन्होंने ऐसा करके दिखाया कि कैसे इस देश में डेवलपमेंट की बात के साथ साथ विकास और विरासत को लेकर चला जा सकता है। और दूसरी तरफ कौन है जिन्हें आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ा, जो पंच का चुनाव तक नहीं लड़ी, उनसे कैसे तुलना की जाएगी? मतलब अभी तो मेरे को कई बार खराब लगता है प्रियंका जी के लिए, वो डिजर्व करती थी इस बार लड़ना, रायबरेली से उनको लड़ना चाहिए था। पर जैसे वो मूवी का डायलॉग है ना, राहुल जी ने वही बोल दिया, मम्मी का, बहन का, दामाद का, सबका हिस्सा खा गया रे तेरा राहुल। अरे सबका मौका खा गए राहुल जी। आए और आगे बोला रायबरेली से भी मैं लड़ूंगा, वायनाड से भी मैं लड़ूंगा, और दोनों जगह से लड़कर के चुनाव, और मैं ही हूं जो कांग्रेस पार्टी को आगे लेकर जाऊंगा। तो ऐसी मैं फिर से विनती करता हूं आपसे, ऐसी तुलना आप मत करिए। दूसरी बात, अभी भ्रष्टाचार की बात चल रही थी, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि हमारे दौर में तो ऐसा नहीं होता था। उनके दौर में क्या होता था मानक जी, याद करके रूह कांप जाएगी। बताइए ना, क्या होता था? बताइए। अरे अगस्टा वेस्टलैंड होता था, होता था, कॉमनवेल्थ। मैं भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहा हूं। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार हमारे दौर में ऐसा नहीं होता था। नहीं, एक मिनट, यहां उद्योगपतियों से कैश लेने की बात हो रही है, भ्रष्टाचार का मसला नहीं है। उसी पे आते हैं ना। तो ये जो कह रहे हैं, पहले तो इनका दौर एक बार याद तो करिए। मेरी रूह कांप गई, आप बोलने भी नहीं दे रहे। अगस्टा वेस्टलैंड, बफोर स्कैम, डेवास स्कैम, कॉमनवेल्थ, IPL, प्रोविडेंट फंड स्कैम, मतलब ए से लेकर के जेड तक की श्रृंखला थी। कोल घोटाले से लेकर के 2G क्या क्या नहीं किया, और ये लोग जाकर के बोल रहे हैं हमारे दौर में ऐसा नहीं होता था। अब मैं बात पूरी कर दूं। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि पैसा बोरों में भर के आता है, पता नहीं ऐसा आता था नहीं आता था। अरे इनका दौर तो अभी भी चल रहा है। 350 करोड़ मिले, बोरों में भी नहीं भरे गए, ट्रक मंगवाना पड़ा, ट्रक, मानक जी ट्रक मंगवाना पड़ा। अभी मिले 37 करोड़ रुपए, गिनती हो रही थी, 2 मशीनें बंद हो गई क्योंकि गर्म हो जाती हैं, कैश काफी है, उनको गिनने में फिर उनको देरी होती है पूरा गिनने में। अरे इनका दौर जैसा हो, जहां पर भ्रष्टाचार, लूट की पराकाष्ठा पार हो चुकी हो, वो लोग ऐसी बातें ना करें। तीसरी बात, अंतिम बात उन्होंने कही कि जमीन खिसक रही है इसलिए ऐसा हो रहा है। जमीन खिसक रही है,
अरे जिसके पास नेता है, जिसके पास झंडा डंडा है, जिसके पास कैडर है, जिसकी रैलियां अपरंपार हो रही हैं, जिसके साथ अपार जन समर्थन है, वो जमीन खिसक रही है। जिसके पास ना नेता, ना नियत, ना नीति, कुछ भी नहीं है, जिसको यह तक नहीं पता कि 15 अगस्त पर हम जीत गए तो झंडा कौन फहराएगा, जिसको यह तक नहीं पता कि हमारे गठबंधन का झंडा लेकर के कौन चल रहा है, जिसमें आपस ही कलह इतनी हो, जमीन तो उनकी बची नहीं, खिसकेगी क्या? इसीलिए मैं एक बार महिमा जी से भी आग्रह करूंगा, थोड़ा सा रियलिटी चेक खुद को बीच में दे दिया करिए, और आपसे आग्रह करूंगा ये तुलना मत करा करिए, थोड़ा अन्याय हो जाएगा। मैं फिर से पहले इसका जवाब देता हूं। देखिए, तुलना तो इसलिए हो रही है ना क्योंकि दोनों आमने सामने आ गए। आप तो ऐसे कहेंगे मोदी और राहुल की तुलना भी मत करिए। नहीं कर लिए, नहीं सुनिए। अच्छा, राहुल से तुलना मंजूर है आपको? खड़गे जी से कर लीजिए, राहुल गांधी से मंजूर है? राहुल गांधी से कर लीजिए। प्रियंका गांधी से मंजूर नहीं है? कांग्रेस को बुरा लग जाएगा ये, कांग्रेस को। राहुल जी से तुलना नहीं करें। अरे 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं शहजादे परिवार के, उनसे तुलना नहीं करिए। अच्छा, ओके, पर आप करिए उनसे जिनको बेचारे खुद नहीं टिकट मिली। ओके, तुलना से मेरा मतलब यह है कि आज आमने सामने जो 2 बड़े नेता आ गए हैं, अब आप कहेंगे बड़ा नेता भी मत बोलिए, बड़ा चेहरा कह लीजिए, वो परिवार की है, बड़ा चेहरा कह लीजिए, चलिए, क्योंकि हमारा भी ये मानना है, देखिए बड़ा नेता उतना ही बड़ा होता है जितने उसको वोट मिलते हैं। वो बेटी है प्रधानमंत्री, ठीक है, वो अभी चुनाव लड़ी नहीं है, क्राइटेरिया यही है, बड़ा बोलिए। लेकिन आपने मेरे ये तो एक ऐसे पदाधिकारी की बात है जो ना देश में है, न जिनका देश की सक्रिय राजनीति में कोई किरदार यहां पर मौजूद है। लेकिन भाजपा के अंदर आपको याद होगा 7 वर्ष पहले की बात है, तरुण विजय इनके एक बड़े नेता, उन्होंने एक बयान दिया था इस देश के लोगों के रंग रूप के ऊपर, भगवान कृष्ण को काला कहा था और क्या क्या बातें नहीं कही थी। हमें तो कभी की कोई प्रतिक्रिया याद नहीं आती, ना प्रधानमंत्री की, ना पूरी की पूरी भाजपा की। दूसरी बात ये, इनके असम के मुख्यमंत्री देश के अंदर एक इतनी बड़ी महत्वपूर्ण सरकार चला रहे हैं, उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक बोलते हुए ये लिखा था और काफी देर तक रहा था वो श्लोक वहां पर, कि सभी का जो जितने भी दलित हैं उनका क्या दायित्व है हिंदू धर्म में, कि उनका गुलामी करना ही उनका जो है वो धर्म है, दायित्व है। ना हमने प्रधानमंत्री के मुंह से उसका विरोध सुना, ना भारतीय जनता पार्टी से उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया आई। तो इसलिए जितने लोग आज इस बात के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं या इसका विरोध कर रहे हैं, उन्हें यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर इनके मौजूदा मुख्यमंत्रियों, नेताओं, सांसदों, विधायकों द्वारा लगातार पिछले 10 वर्ष में महिला विरोधी, दलित विरोधी, गरीब विरोधी टिप्पणियां की जाती रही अच्छा, हैं। ठीक है महिमा, बावजूद उसके कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। महिमा, लेकिन गलत कहा ना सैम पित्रोदा ने, जो जयराम रमेश ने कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली अपना स्टैंड बताया है, आप वो तो दोहरा सकती हैं। हमने बिना समय जाया किए ये बोल दिया, बिल्कुल गलत है। हम इस कथन के भी विरोध में खड़े हैं और ऐसी मानसिकता के भी विरोध में खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी को तो लिखना पड़ा, प्रवक्ताओं की मजबूरी समझा रहा हूं, क्योंकि ये सिर्फ सैम पित्रोदा नहीं है, ये अंकल सैम है। चिट्ठी आने के बाद भी प्रवक्ता कॉन्फिडेंस में नहीं आ पा रहा कि अगर अंकल सैम के खिलाफ कुछ बोल दिया तो कहीं ऐसा नहीं है राहुल बाबा नाराज हो जाए, अरे मेरे अंकल के बारे में बोल दिया, अरे अंकल सैम के बारे में। मतलब विदेशी धरती पर बैठ करके पूरी कांग्रेस पार्टी को चलाने वाले इतना ही खराब था तो बोलते थे राहुल गांधी आज बाहर आकर के कि अंकल सैम ने बोला है, मैं फिर भी अंकल सैम के खिलाफ खड़ा हूं, बिल्कुल गलत बोला है, आपको पद से हटाता हूं। वो रोज आपके लिए कुछ भी बोले जा रहा है। रशीद भाई आप बोले, और मैं बोल देता हूं मानक जी, मैं बस 10 सेकंड लेता हूं। ये देश की जनता को मूर्ख समझना बंद करिए, ये पॉलिटिकल मैसेजिंग होती है। आपने कहीं से बात कहीं बोली, छोटी सी बात को दूर पहुंचाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो हमारा वोट बैंक है, ये मुद्दे हैं इनके पास। इन्हें पूरा, मैं आपको वही बता रहा हूं, इन्हें पूरा चुनाव किस चीज पे लड़ रहे हैं, ये बात हम पे करते हैं कि मुद्दे कुछ और है, जाति, धर्म, वोट जिहाद, साउथ इंडिया, साउथ इंडिया। अब ये बात अगर एक देश का एक नेता बोले कि काला, आपका रंग काला है, आप अफ्रीकन है, कौन है अफ्रीकन, कौन है चाइनीज, ये नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए बोला जाएगा। आपने पहले भी ये साउथ, अब मैं समझ गया। ओके रशीद भाई, मैं मानक जी आप इसको हल्के मत दीजिए। मैं देखिए, मैं आपको अगर उपहास बनाने के प्रयास करेंगे तो ठीक नहीं। सिद्धार्थ एक सेकंड, देखिए मेरा अंदाज ही ऐसा है, लेकिन मैं आपका अंदाज अच्छा है पर ये बात बहुत गंभीर है। सुनिए तो सही, मैं आपका पॉइंट टेकन, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मजे ले रहे हैं। आपने जो आरोप लगाया बहुत गंभीर आरोप लगाया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी दक्षिण भारत में मजबूत है, इंडिया गठबंधन दक्षिण भारत में ज्यादा मजबूत है। आप ये आरोप लगा रहे हैं क्योंकि दक्षिण भारत गढ़ है कांग्रेस पार्टी का एक तरह से उत्तर भारत के मुकाबले, इसीलिए दक्षिण भारतीयों को काला बताकर एक काला सफेद उत्तर भारत। रशीद भाई, मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं देखा। मैं फैक्ट ठीक है, अगर सिद्धार्थ की ये सोच है तो ये बहुत 10 सेकंड ले लूं। मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा।
कांग्रेस पार्टी हमसे ज्यादा मजबूत नहीं है दक्षिण में, हमारा एक सांसद उनसे ज्यादा है, पहली बात तो ये। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं ये है, कांग्रेस पार्टी इस देश की फॉल्ट लाइंस पे खेलना चाहती है, देश को नॉर्थ साउथ में बांटना चाहती है, जाति में बांटना चाहती है, धर्म में बांटना चाहती है, रंग से बांटना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी विदेशी नीतियों पर चल रही है। आप पर आरोप है और जितने भी लोग कांग्रेस छोड़कर या विपक्ष से बीजेपी में आते हैं उन पर आरोप लगाते हैं कांग्रेस और विपक्ष वाले कि या तो डर गए सीबीआई ईडी से, कोई फाइल खुल गई होगी, या फिर लालच में चले गए। मानक जी, डर या लालच? ना ईडी, ना सीबीआई, ना डर, ना लालच। मुझे वहां से जलील करके हटाया गया क्योंकि मैंने ये सवाल उठाया था कि जो प्रियंक खड़गे जो नए शहजादे हैं इस पार्टी के, वो लगातार हिंदू धर्म को गाली देते हैं और कहते हैं वो बीमारी है, और कांग्रेस पार्टी हमें चुप रहने को कहती है। मैंने इस पर ट्वीट किया था, मुझे डिलीट करने को कहा गया। मैं लगातार डीएमके के ऊपर ट्वीट करती आई हूं, मैं लगातार सपा के ऊपर ट्वीट करती आई हूं जब वो हिंदू धर्म को गाली देते हैं, और मुझे तब भी कहा जाता था ये हमारे गठबंधन के साथी हैं, चुप रहो। मैं जब रामलला की मूर्ति की स्थापना हुई, मेरे घर में बहुत भव्य तरीके से मनाई गई, हमने सुंदरकांड का पाठ किया, मैंने उसकी रील शेयर की, मुझे तब भी धमकाया गया और शोज पे भेजने से मना कर दिया कि तुम नहीं जाओगे, तुम बहुत ज्यादा हिंदू हो। ज्यादा हिंदू और कम हिंदू कैसे होता है? महिमा जवाब देना चाहेंगे? मैं मौका दे रहा हूं आपको, मेरा फर्ज है। मानक, मुझे लगा था आपका जो शो है वो चौथे फेज के चुनाव के विषय में है। आपका शो तो एक व्यक्ति विशेष की व्यथा के ऊपर निकला, तो चलिए उसी पर कह देते हैं कि वसीम बरेलवी साहब लिखते हैं कि खतरा अब एहतिजाज करे भी तो क्या मिले, खतरा अब एहतिजाज करे भी तो क्या मिले, दरिया जो लग रहे थे समंदर से जा मिले, इस आरज़ू ने और तमाशा बना दिया, जो भी मिले हैं हमारी तरफ देखता मिले। तो खैर, मैं भी एक महिला हूं, कांग्रेस पार्टी के अंदर न सिर्फ काम करती हूं, तीसरी पीढ़ी की कांग्रेसी हूं, और ये बात दावे के साथ कह सकती हूं बिना 5 सेकंड से इस विषय के ऊपर आपके चैनल का समय व्यर्थ किए हुए, कि मेरी पार्टी के अंदर न सिर्फ महिलाओं का सम्मान होता है, तीसरी पीढ़ी की कांग्रेसी हूं, और आने वाली 3 पीढ़ियां भी कांग्रेस में रहेंगी। ऐसी संस्कृति और ऐसा माहौल कांग्रेस के अंदर है। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।